और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्तबा जैदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। राजन कोचर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। और पीके सहगल जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले मुश्तबा जैदी साहब आप ही के पास आना चाहूंगी मैं। अब देखिए हार्मोस को लेकर जो तनाव है लगातार बढ़ता जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। और एक तरफ जहां बातचीत की बातें सामने आती हैं तो वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ये मसला नहीं सुलझा तो एक बार फिर से बड़ा अटैक अमेरिका की तरफ से किया जाएगा, जैसे कि धमकी लगातार ट्रंप यहां पर दे रहे हैं। तो मौजूदा हालात को हम किस तरीके से, किस नजरिए से अभी समझ सकते हैं? जी, पहले तो आपके नाजरीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और आपको भी। और आपको भी। बताना यह है कि जिस तरीके से अमेरिका का जो रेटरिक रहा है, जो बयानबाजी रही है, वो काम नहीं कर रही है। इसीलिए कि जो ऑलरेडी जो 2 महीने करीब जो 40 दिन की जो जंग हुई है उसके बाद का 1 महीना गुजर चुका है, उसमें जो है अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो अब जो है खाली ये हो रहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के दर पे आ रहे हैं, दरवाजे पे आ रहे हैं और वहां पे कुछ हमला करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट टू चेंज सम काइंड ऑफ जो है इक्वेशंस, मगर वो हो नहीं रहा है। और उसमें ये हुआ है कि जिस तरीके से जो जिल्लत उठानी पड़ रही है, खुद उनके नेटो मेंबर्स उनको समझा रहे हैं। जीसीसी सऊदी जिसमें पूरे अरब ममालिक है, वो अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं है कोई नई जंग में। और किस किस्म का जंग होगा, जबकि आपकी खुद वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि लाइक 50% से ज्यादा आपके जो एयर डिफेंस है, मिसाइल स्टॉक पाइल्स है, वो डिप्लीट हो चुके हैं। तो नई किस्म की जंग अगर आप करेंगे तो ईरान ने खुद कहा है कि हमने इसमें कई ठिकानों पे जो मारना था हमने नहीं मारा, और जंग अगर होती है तो एक बड़ी जो है एक रूप इख्तियार कर सकती है, जिसमें यमन भी आ सकता है। कल अमेरिका ने ओमान को भी धमकी दी है, तो ओमान भी क्या शामिल हो सकता है, इसीलिए कि ये ईरानी अलाइज है और अलाइज जो है पूरे मिलके साथ इस जंग में शामिल है। इसीलिए कि आप इराक में देखेंगे, लेबनान में देखेंगे, यमन में देखेंगे, और नए जो है जो एक प्लेयर को जो तैयार कर रहे हैं वो ओमान है। ओमान क्योंकि एक डिप्लोमेटिक जो है रोल अदा करना चाह रहा है, मगर अमेरिका ढकल रहा है कि आप ईरान का साथ दे रहे हैं। तो ये जिस किस्म की अहमकाना जो पॉलिसी अमेरिका की हो या इजराइल की हो, और उसमें वो लोग खुद जो है अपने चुंगल में फंसते जा रहे हैं और निकलने का उनके पास कोई एकमात्र रास्ता नहीं है। मगर अमेरिका निकल सकता है क्योंकि वो अपने खित्ते में जाकर अपनी जो भी चौधराहट है वो वहां दिखा सकता है। अब जो दिन गुजर चुके हैं, जो 1990s या 2000 वाला दौर नहीं है, और ईरान इस खित्ते का नया सुपर पावर है, और उसमें नई जंग होती है तो इट्स गोइंग टू बी अ टिट फॉर टैट। जी, जाहिर तौर पर। राजन कोचर जी, लेकिन हम सुन रहे हैं जराये के हवाले से ऐसी खबर मिल रही है कि 60 दिन का सीज फायर एक्सटेंड भी हो सकता है। इसको लेकर क्या समझ सकते हैं हम? क्या ये मुमकिन हो पाएगा जिस तरह से बयानबाजी जारी है दोनों ही मुल्कों की तरफ से? देखिए जहरा जी, एक रियलिस्टिक असेसमेंट हमको देनी चाहिए। ईरान कोई सुपर पावर नहीं है और इसको ना ही इसको अमेरिका इस लड़ाई को आगे खींचना चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि एक सीज फायर होगा और 60 दिन का होगा। जिस तरीके से अगर आपने देखा भी है कि ईरान ने भी हमले किए हैं अभी कुछ दिन पहले, आज और कल में, और इसको अमेरिका ने भी हमले किए ईरान के ऊपर, उनके मिसाइल लॉन्चर्स को और उनकी नेवल बोट्स को टारगेट किया है। तो ये हमलों के बावजूद इसको अमेरिका ने बातचीत करने से बंद नहीं हुए हैं और इसको ईरान भी बातचीत करने से बंद हुए। इसका मतलब कि जो इंटेंट है, अगर मैं इसका इंटेंट लूं तो इसको ईरान का और अमेरिका का दोनों का इंटेंट साफ है कि वो बातचीत करना चाहते। तो वो तो एक बैकग्राउंड में बातचीत होती है। दूसरा एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग होती है। अमेरिका भी इसको दिखाना चाहता है कि वो लड़ाई में अभी भी ताकतवर है और वो इसको ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं आने वाले वक्त में। और इस तरीके की धमकियां आपने और इसको मैंने सुनी है, डोनाल्ड ट्रंप रोज देते हैं, पर जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं वो ग्राउंड में ट्रांसलेट नहीं होता, हमको ये भी पता है। तो मुझे इसको, मेरी ये ओपिनियन है कि ये लड़ाई रुकेगी और 60 दिन का जो एमओयू की हम बात कर रहे हैं, और उस एमओयू का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और जो राहत
गल्फ कंट्रीज को मिलेगी और बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज को मिलेगी, भारत को मिलेगी, वो उनको एक आशा है इस चीज की। बट एक लास्ट पॉइंट है मेरा कि मुझे जो कंसर्न आ है वो इसको ईरान की अभी सिचुएशन पे नहीं आ रहा है, मुझे आ रहा है लेबनान और गाजा में क्या हो रहा है। बिकॉज वो एक कंसर्न है, जैसे कि गजा में हमने सुना था कि पीस हो गई है, पर वहां पे पीस नहीं है। और आज अगर इसको इजराइल बोलता है कि 70% वो गजा पे ये अपना कब्जा करेगा, और जिस तरीके से हमले हो रहे हैं वहां पे गजा में, और इसको लड़ाई हो रही है, फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, तो वो एक चीज हमको दिखाता कि नेतन्याहू इस लड़ाई को नहीं रोकना चाहते। लेबनान में टायरा पे जो अटैक हुआ और जिस तरीके से हजबुल्ला के जो एक लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर है उस पर अटैक हो रहा है, हजबुल्ला के इसको लीडर्स मारे जा रहे हैं, आईडीएफ अपनी फोर्सेस के साथ एक आर्मर्ड डिवीजन, एक इन्फेंट्री डिवीजन, 2-3 आपकी इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स लेके अपना घुस गया सदर्न लेबनान में। तो वहां पे ये लड़ाई रुकने वाली नहीं। और ये जो सीज फायर जो हम बोल रहे हैं 60 दिन का, ये खाली इस एरिया के लिए रिस्ट्रिक्टेड होगा। लेबनान में जो चीज हो रही है और जो गजा में हो रही है उसके लिए ये सीज फायर लागू नहीं होगा, हमको ये समझना पड़ेगा। जी जी, देखिए, और देखिए इसी वजह से पिछली बार भी जो चीजें थी वो खराब हुई थी जब पाकिस्तान में एक बार बातचीत हुई थी, तो कि लेबनान पर जो अटैक इजराइल की तरफ से कर दिया गया था। पीके सहगल जी, बातचीत भी चल रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, तो वहीं जंग का खतरा भी मंडरा रहा है और सीज फायर की भी उम्मीद यहाँ पर बढ़ रही है कि सीज फायर हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए। यहाँ क्या कुछ पॉसिबल है इन तमाम चीजों में? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि स्थिति जो काफी से गंभीर है, काफी से ज्यादा चिंता है, लेकिन मेरे मुताबिक किसी प्रकार से युद्ध की कोई संभावना नहीं। ना तो अमेरिका चाहता है, ना ईरान चाहता है। साफ तौर पे जानते हैं कि उनके लिए, दोनों के लिए हानिकारक है, वो युद्ध नहीं चाहते, और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए भी बहुत ही विनाशकारी होगा। ऐसे में किसी प्रकार से वो युद्ध नहीं चाहते, धमकियां नॉट विथ स्टैंडिंग। अगर आपको याद होगा, पिछले 3-4 दिन लगातार अमेरिका ने ईरान के पोस्ट के ऊपर हमले किए, खास करके बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां उनका नेवल बेस है, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जो जहां नैरोस्ट पॉइंट है, उसको डोमिनेट करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ उनकी युद्ध बोट्स हैं जो माइंस बिछा रही थी, उनको बर्बाद किया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में बहुत बड़े पैमाने पर कुवैत के अंदर जो अमेरिका का एयर बेस है और नेवल बेस है उसके ऊपर हमले किए, ये कहकर कि साफ तौर पे कि जब अमेरिका की तरफ से कार्रवाई होगी हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। इसके बावजूद दोनों के पास में जो नेगोशिएशन है काफी से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। दोनों ही देश चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, दोनों ही देश चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की 3 रेड लाइन्स हैं। सबसे पहली उनकी रेड लाइन जो है अभी कि हर प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए और किसी प्रकार का कोई टोल नहीं लगाया जाए और कंप्लीटली फ्री हो कमर्शियल शिपिंग के लिए। लेकिन जहां तक वॉरशिप्स हैं, वॉरशिप्स एंटर नहीं करेंगे। दूसरी उनकी रेड लाइन है कि हर प्रकार से ईरान आश्वासन दे कि किसी प्रकार से वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। और तीसरा जो है एनरिच्ड यूरेनियम, उसको उनको सौंपे, या उसको हर प्रकार से अमेरिका के साथ मिलकर उसको वहां पे डिस्ट्रॉय करे या उसको कंप्लीटली डाइल्यूट करे। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान कहता है कि हम आपकी शर्तों को मंजूर करेंगे, प्रोवाइडेड हमारी भी कुछ रेड लाइन्स है। और उनकी सबसे पहली रेड लाइन है कि एनपीटी के मुताबिक उनको एनरिचमेंट की इजाजत है, वो एनरिचमेंट करेंगे, जबकि अमेरिका कहता है कि वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को कंप्लीटली डिसमेंटल करे। दूसरा, अगर आपको याद होगा, अली खमेनी की मौत से पहले अली खमेनी ने एक रिलीजियस फतवा जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अपने साइंटिस्ट को और अपने लोगों को कहा था किसी हालत में वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। दूसरा, उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन ये भी दे दिया था कि जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम है वो रशिया को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और इसराइल ने उसके ऊपर स्ट्राइक किया। ऐसे में दोनों में जो ट्रस्ट डेफिशिएंसी है बड़ी जबरदस्त है। अमेरिका के जेडी वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट कुछ लफ्ज की बातचीत है, ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गई है, लेकिन उसको डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया या नहीं किया उनके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन अमेरिका, ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि किसी प्रकार का कोई समझौता भी नहीं हुआ। जैसे ही समझौता होगा वो पाकिस्तान के मीडिएटर्स को बता देंगे, पाकिस्तान को बता देंगे और वो दुनिया के सामने रखेंगे। और उन्होंने कहा कि इसकी घोषणा तेहरान से होगी और तब आप समझिए, दुनिया समझिए कि समझौता हो गया है, ना कि जो व्हाइट हाउस से या अमेरिका से। ऐसे में मुझे साफ तौर पे नजर आता है
कि किसी प्रकार से युद्ध की संभावना नहीं है। दुनिया को जबरदस्त लगता है, लेकिन अगर ये और इस समय टाइम जो है, समय जो है वो ईरान के हक में है। ईरान नेगोशिएशन प्रोलॉन्ग करता रहेगा, जितना समय बढ़ता जाएगा ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि नवंबर के इलेक्शन से पहले ही उनकी जो प्रीवियस प्रोसेस होता है मंथ ऑफ जून में स्टार्ट हो जाएगा। उससे बहुत बड़े पैमाने पर लग रहा है कि सेनेट और बिल्कुल देखिए, और ये फ्रस्ट्रेशन ही है ट्रंप की, जो बार बार वो इस तरह की धमकी दे रहे हैं और उनकी धमकी से ईरान दब नहीं रहा है, झुक नहीं रहा है और अपने आप को और बेहतर तौर पर साबित बार बार वो करता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो किसी की धमकी से डरने वाला नहीं है। और यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर जो मसला बना हुआ है वो बरकरार ही है, क्योंकि दोनों ही मुल्क अपनी बात पर, मुश्तबा ज़ैदी साहब आपसे जानना चाहूंगी, इसको लेकर अड़े हुए हैं। यूरेनियम का जो मामला है, यूरेनियम मेन मुद्दा है देखा जाए तो, आपको लगता है अगर इस पर बात नहीं बन पाई तो कुछ हल निकल पाएगा? जी मुश्तबा ज़ैदी जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। लग रहा है उनसे हमारा राब्ता भी नहीं हो पा रहा। राजन कोचर जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? यूरेनियम पर देखिए हल निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यूरेनियम पर एक राय कायम नहीं होती है तो बहुत मुश्किल है कि कोई सोल्यूशन मिल पाए। देखिए ज़ैदा जी, यूरेनियम तो मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है ये कोई 60 दिन में आप इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये एक सीरीज ऑफ टॉक्स होगी, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट इसको ईरान को देना पड़ेगा, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन द कल्प्रिट इन दिस एंटायर वॉर। मैं ये समझता हूं कि जो ट्रस्ट जो इसको ईरान के ऊपर होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बिकॉज आपने देखा कि वो 12 दिन का जब युद्ध हुआ था इसको पिछली बार, उस टाइम भी बातचीत के बीच में इसको ईरान के ऊपर हमला हुआ था, इस बार भी बातचीत के बीच में ईरान के ऊपर हमला हुआ। तो ईरान विश्वास नहीं इतना जल्दी करने वाला यूनाइटेड स्टेट्स पे, इसीलिए यूरेनियम से पहले इसको ईरान को कुछ ठोस सबूत यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से या कुछ ठोस कदम देखने पड़ेंगे। और सबसे पहला जो कदम होगा वो जो नेवल ब्लॉकेड को आप उसको रिमूव करेंगे, वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा जो इसको ईरान की इकोनॉमी को फिर से शुरू करेगा, बिकॉज ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, आप जानते हैं कि अगर ये टैंकर्स को रोक दिया जाएगा तो ईरान की इकोनॉमी कहाँ जाएगी। दूसरा, जो इनके अकाउंट्स को फ्रीज किया है, कुछ अकाउंट्स को डीफ्रीज करना पड़ेगा, सारे नहीं करेगा अमेरिका। कुछ अकाउंट्स को एक टाइम पे बोला जा रहा था कि $6 बिलियन तक के अकाउंट्स को अनफ्रीज कर सकता है अमेरिका। तीसरा है कि जो सैंक्शंस लगे इसको ईरान पे, कुछ सैंक्शंस चाहेगा ईरान कि अमेरिका उसको रिमूव करे और कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन ना डाले बाकी देशों के ऊपर भी, जैसे कि भारत हो गया और बाकी देश हो गए जो इसको ईरान से 2019 से पहले अपना ऑयल लेते थे, बट अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से भारत ने भी ऑयल लेना बंद कर दिया। तो आई थिंक बेसिकली जो मुझे इसको समझ आता है इस चीज के लिए कि आपका यूरेनियम का जो मामला है वो शायद बाद के लिए, पहले ये सारे कदम अमेरिका को लेने पड़ेंगे यूरेनियम तक पहुंचने के लिए, बिकॉज यूरेनियम इज अ वेरी वेरी मेजर डिसीजन। और आज की डेट में आप, जैसे आपने खुद ही बताया कि इसको ईरान की तरफ से भी के ऊपर हम समझौता नहीं करेंगे, तो ये एक हार्ड लाइन स्टेटमेंट है और ये ईरान इसको लेगा, बिकॉज अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए कि बाकी जो मुद्दे हैं आप उस पर एग्री कीजिए, हम फिर आते यूरेनियम की बात करते हैं। हो सकता है कि बाद में जब अगर हमको ऐसा लगे कि जो ये अमेरिका सीरियस है बातचीत के लिए, एक पीस लाने के लिए अमेरिका सीरियस है, तो फिर हम यूरेनियम के ऊपर बात कर सकते हैं। बिल्कुल, पीस होना बहुत जरूरी है इस मसले में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मुश्तबा ज़ैदी जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी जी जी, बिल्कुल पहुंच रही है। पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि यूरेनियम का जो मसला है फिलहाल वो अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है और बार बार बातचीत उसी पर ही आकर अटकती है, तो आपको लगता है कि इसको किसी तरीके से सुलझाया जा सकता है? क्योंकि जब तक इसका हल नहीं निकलेगा तो हालात जस के तस ही बने रहेंगे।
जी देखिए, इसमें जो है मामला ट्रस्ट वाला मामला है, इसीलिए कि जो 2015 में जो JCPOA की जो डील हुई थी, उसमें जो है ईरान ने अपना यूरेनियम रशिया को दिया था और ये वादा किया गया था कि उनके जो सैंक्शंस है वो हटाए जाएंगे। मगर उसके बाद जैसा डोनाल्ड ट्रंप 2016 में आए, उन्होंने वादा खिलाफी की और उसी जो है ट्रस्ट को फिर से रीबिल्ड करने की जरूरत है, जो अमेरिका नहीं कर रहा है। इसीलिए कि उसमें और बद से बदतर हालात जो है वो डिप्लोमेसी के दिखा रहा है। इसीलिए कि जब भी डिप्लोमेसी की बात होती है, दूसरी जो है जानिब से हमला भी होता है अमेरिका की जानिब से। तो ये जो मामला है वो ट्रस्ट का मामला है और अब ईरान अड़ चुका है कि जब तक पैसे जो सैंक्शंस जो लगे हुए थे वो नहीं हटेंगे, जो फ्रोजन एसेट्स है वो जब तक उनको अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो वापस नहीं मिलेगा, जब तक वो यूरेनियम किसी के हवाले करने वाला नहीं है। इसीलिए कि वो जो बात कर रहा है IAEA जो उसका सिग्नेटरी है, उसी के तहत वो बात कर रहा है कि उनके पास उनको इख्तियार है यूरेनियम इनरिच करने का। और बात मामला वाला जो ट्रस्ट का है, इसीलिए कि ट्रस्ट क्योंकि अमेरिका को नहीं है तो वो प्रॉब्लम उनका है। इसीलिए कि ईरान ने हमेशा उस IAEA की जो ट्रीटी होती है, JCPOA की ट्रीटी पे उन्होंने जो है वादा उन्होंने निभाया। मगर मामला क्योंकि ट्रस्ट अमेरिका नहीं कर रहा है, इजराइल नहीं कर रहा है, जिसमें इजराइल एक बड़ा जो स्पॉइलर बना हुआ है, क्योंकि वो खुद एक NPT का न्यूक्लियर प्रोफेशन ट्रीटी का जो है वहां पे सिग्नेटरी नहीं है, मगर वो एक्टिव रोल अदा करता है। तो इसमें जब तक अमेरिका जो है कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं देगा, अपनी तरफ से जो है एक भरोसा नहीं देगा, और भरोसा यही है कि सैंक्शंस हटाए, जबकि कल जो ट्रेजर सेक्रेटरी है उन्होंने नए सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका के ईरान के ऊपर। तो ये एक तरफ डिप्लोमेसी है, दूसरी तरफ सैंक्शंस है। तो ये नहीं हो सकता जब तक के सैंक्शंस हटेंगे नहीं, उनके ईरान के फ्रोजन एसेट्स वापस, पैसा उनको वापस मिलेगा नहीं, जब तक यूरेनियम जो है वो किसी को देने वाली नहीं है। बिल्कुल। पीके सहगल जी, लगता है कि अमेरिका सैंक्शंस हटाएगा या किसी हद तक थोड़ा लीनियंट होगा इस मामले में, अगर कोई एक रास्ता निकालना है इस चीज का? तो देखो, दोनों देश जानते हैं कि डायलॉग और डिस्कशन के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव है विनाश। दोनों देशों के लिए बहुत जबरदस्त नुकसान होगा, दोनों ही देशों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होगा और दुनिया के लिए काफी हानिकारक होगा। दुनिया का भी जबरदस्त प्रेशर है, अमेरिकन अलाइज से भी प्रेशर है, गल्फ कंट्री से भी प्रेशर है, GCC कंट्री से भी, और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान को चाइना और रशिया की तरफ से भी प्रेशर है कि किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जल्दी से जल्दी खुला जाए। लेकिन रेड लाइन्स ईरान की भी है। ईरान कह रहे हैं किसी प्रकार से वो ह्यूमिलिएशन से के तौर पर झुकेंगे नहीं। अगर वो साफ तौर पे कह रहा है कि ईरान को आप हमको सौंपिए इनरिच यूरेनियम, वो सवाल नहीं उठता, किसी प्रकार से सौंपेंगे नहीं। वो तो या तो वहीं पर नष्ट करेंगे या डाइल्यूट करेंगे या रशिया को सौंपेंगे। साथ ही साथ ईरान कह रहा है कि हर प्रकार से जो उनके ऊपर सैंक्शन लगा रखी है, कुछ हद तक सैंक्शन को हटाया जाए, और साथ ही साथ उनको 30 दिन का समय दिया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को डीमाइन करने के लिए। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो उनके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, वर्ल्ड वाइड एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं ऑलमोस्ट अबाउट $14 बिलियन, उसमें से $14 बिलियन जो है उसको अभी से रिलीज किया जाए। और अमेरिका इसको मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अमेरिका को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये डिमांड जो है उनकी बड़ी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं, क्योंकि दोनों साइड को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो वास्तव में स्थिति जो है इसी प्रकार चलती रहेगी। और जैसे कि मैंने कहा, समय जो है वो इस समय सबसे ज्यादा फायदेमंद है ईरान के लिए। अमेरिका जल्द से जल्द कुछ ना कुछ समझौता करना चाहेगा, ताकि ट्रंप जो है वो अपने देश को बता सके कि हमारी जो डील हुई है, वास्तव में जो 2015 की डील थी ओबामा के समय, उससे बेहतर डील है और किसी प्रकार से अमेरिका को कुछ नुकसान नहीं। तो साफ तौर पे कह रहे जो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ ये दुनिया के हित में है, और वास्तव में वो दर्शाना चाहेंगे कि जो फाइनल डील हुई है दुनिया के हित में है, अमेरिका के हित में, दुनिया के लोगों के हित में, और हो सके उसकी अप्रूवल रेटिंग उनकी बढ़े। इसी का फायदा बिल्कुल। देखिए, तमाम चीजें हैं जिनको जहन में रख के ही शायद अमेरिका कोई आगे का फैसला ले या कोई बड़ा स्टेप ले इस मामले में। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।